सस्ती रसोई में कांच के बर्तन। रवि, ये क्या है? कहाँ ले आए तुम मुझे? तुमने तो कहा था शादी के बाद हम बड़े घर में शिफ्ट करेंगे, जिसकी बड़ी सी बालकनी होगी, एक मॉड्यूलर किचन होगा, साथ ही गेस्ट के लिए अलग कमरा होगा। मगर ये तो एक कमरे की खोली निकली। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने झूठे वादे क्यों किए थे मुझसे? इस 1 BHK के घर में कैसे होगा सब? अरे जान, छोटी शुरुआत ही तो बड़ी मंजिल की निशानी होती है। धीरे धीरे हमारे पास सब होगा। छोटी शुरुआत? इसे शुरुआत कहते हो तुम? ये घर तो गुड़िया के घर जैसा लग रहा है। इंसानों के रहने लायक किस एंगल से लग रहा है ये? सोने के लिए बेडरूम भी सिर्फ एक, और हम 3। अब हम तीनों कहाँ सोएंगे? काफी देर से चुपचाप खड़ी माही की सास बोलती है, बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? रवि धीरे धीरे सब मैनेज कर लेगा। माँ जी, मैं बस पूछ रही थी, अब आप ही बताइए ना, इस एक कमरे के फ्लैट में कहाँ सोएंगे आप और कहाँ हम? बहू, मैं तो रसोई के पास जमीन पर सो लूंगी। जब से शादी हुई है आदत है मुझे, तू चिंता ना कर। नहीं माँ जी, आप जमीन पर नहीं सोएंगी, ये कैसे होगा? मैं ही सो जाऊंगी वहां। अरे पगली, तो अभी आई है, लक्ष्मी है तो हमारे घर की, तो रानी की तरह रहे। मुझे तो वैसे भी इन सब की आदत है। अरे बस अब बहस बंद करो। कमरे में हम दोनों रहेंगे और माँ वहीं रसोई के पास। रवि माही को लेकर कमरे में आ गया। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह कमरे की खिड़की खुलती ही, क्या यही सपना दिखाया था तुमने मुझे? मैं सोच रही थी शादी के बाद जब मैं अपने कमरे की खिड़की खोलूंगी तो बाहर पेड़ दिखेगा, हरियाली दिखेगी, जो आंखों को सुकून देगा। बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर बैठकर सुकून से चाय की चुस्कियां लूंगी। लेकिन यहाँ तो खिड़की खोलने पर पड़ोस की दीवार दिखती है। अरे जान, तुम सपने देखा करो, बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। तुम्हें वो सब दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो, ये वादा है मेरा। रवि, तुम्हें पता भी है किचन का हाल कैसा है? टाइल्स तक टूटी हुई है, सिंक से पानी टपक रहा है, ऊपर से रैक भी नहीं है। मैं तो सोच रही थी कांच के सेल्फ लगे होंगे, थोड़े मॉडर्न से, सबको दिखाने लायक। अरे जान, मॉडर्न किचन अभी हमारे बस की बात नहीं है, पर धीरे धीरे सब कर लेंगे ना। धीरे धीरे? शादी तो अभी हुई है ना। कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या सोचेगा? सब कहेंगे, देखो बड़े बड़े सपने लेकर आई थी और घर की हालत तो देखो, ढंग से रहने की जगह तक नहीं है। मुझे तो अपनी इज्जत रखनी है। अरे यार, क्या बोले जा रही हो? इज्जत इज्जत? टाइल्स और घर से थोड़ी ना इज्जत आती है जाती है, इज्जत दिल से की जाती है। वाह, दिल से इज्जत। और लोग जब देखेंगे ना तो यही कहेंगे, इसके मायके में तो इम्पोर्टेड शो पीस रखे हैं किचन में, और यहाँ तो नमकदानी तक प्लास्टिक की है, वो भी टूटी हुई। माही, समझने की कोशिश करो यार। इस बार सैलरी आते ही सबसे पहले किचन का काम करवाएंगे। तुम बस 1 महीना धीरज रखो। 1 महीना? मैं तो सोच रही थी शादी के पहले ही तुमने ये सब कर लिया होगा, और अब कुछ नया करोगे, जैसे नया फ्रिज, नया गैस स्टोव, माइक्रोवेव, और तुम कह रही हो कि धीरज रखो 1 महीने तक। मेरी सहेलियां हंसेंगी मुझ पर, मजाक बन जाएगा मेरा तो। तुम हर वक्त दूसरों से कंपेयर मत किया करो यार। तुम्हारी सहेलियों के पति इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। मैं तो बस अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा तो वक्त दो। ठीक है, लेकिन सुन लो, मैं चाहती हूँ किचन चमचमाता हो। जब कोई आए तो कहे, वाह माही ने कितना सुंदर सजाया है। मुझे इम्पोर्टेड जार्स चाहिए, कांच के बर्तन चाहिए, और टाइल्स भी बदलवानी है। तुम चाहो तो अभी से लिस्ट बना लो, मैं नोट कर लूंगा, पर थोड़ा सा वक्त दे दो यार। अगले महीने सैलरी आई नहीं कि तुम्हारा ये सपना पूरा। बस सच? वादा? अरे वादा? तुम सपना देखो, पूरा करना मेरा काम। कुछ साल बाद। रवि, अब तो ये घर और भी छोटा लगने लगा है। देखो ना, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके खिलौने, उसका पलंग, सब इधर उधर पड़े रहते हैं। हमें 2 BHK तो लेना ही होगा। जानता हूं, पर थोड़ा सब्र करो यार। मेरी सैलरी अभी बस घर चलाने लायक है। थोड़े पैसे PF में जमा होने दो, प्रमोशन हो जाए, फिर देखो 2 BHK पक्का लेंगे। तुम ना हर बार थोड़ा सब्र कर लो, ऐसा क्यों बोलते हो? बच्चे का अपना रूम तो होना चाहिए ना, मम्मी जी का अलग, हमारा अलग। क्या ये सब 1 BHK में पॉसिबल? सीता जी जो काफी देर से माही की बातें सुन रही थी, अरे बहू, बच्चा तो अभी छोटा है, माँ बाप के पास सोएगा तो और अच्छा है, बड़ा होगा तो अलग कमरा ले लेना। नहीं माँ जी, अभी से उसकी हैबिट डालनी है। प्रिया के बेटे को देखा, 2.5 साल का है, लेकिन उसका अपना रूम है, अपना बेड है। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी वैसा ही रहे। वही हर बार प्रिया का एग्जाम्पल तो मत दिया करो। प्रिया का पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उनकी इनकम अलग है, हमारी अलग। कंपेयर करना बंद करो। तो क्या हुआ, मेरा बच्चा कम है क्या? मैं चाहती हूँ उसका भी अपना रूम हो, अच्छे टॉयज, और सबसे बड़ी बात, वो अच्छे स्कूल में पढ़े। लो, अब स्कूल का भी चैप्टर शुरू हो गया। माही यार, अब बस करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। रवि के ऑफिस जाने के बाद माही अपनी दोस्त प्रिया के घर जाती है शाम को।
रवि आज प्रिया से मिली थी। उसका बेटा अभिषेक 2.5 साल का है और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जा रहा है। सोचो, इंटरनेशनल स्कूल। मुझे भी अपने बेटे को वहीं एडमिशन दिलाना है। इंटरनेशनल स्कूल? अरे माई, हमारा बेटा तो अभी बोलना सीख रहा है, प्ले स्कूल भी चलेगा अभी के लिए। नहीं रवि, मैं अपनी सहेलियों के सामने झुक नहीं सकती। अगर प्रिया का बेटा इंटरनेशनल स्कूल जाएगा तो मेरा बेटा भी वहीं जाएगा। प्लीज रवि, मैं ऑलरेडी प्रिया को बोल कर आई हूँ, हम भी वहीं एडमिशन लेंगे। तुमने प्रिया को बोल भी दिया? मतलब मुझसे पूछे बिना फैसला भी कर लिया? रवि प्लीज, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। तुमने वादा किया था ना तुम मेरे सपने पूरे करोगे, तो अब ये भी कर दो ना। बहू, बच्चों की पढ़ाई दिखावे से नहीं होती। इंटरनेशनल स्कूल में डाला तो रवि फीस का बोझ कैसे उठा पाएगा? माँ जी, ये दिखावे की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है। जब प्रिया का बच्चा आगे बढ़ेगा और मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा? मैं नहीं चाहती मेरा बेटा पीछे रह जाए। ठीक है, एडमिशन का देख लेंगे, पर पहले मेरी सैलरी तो बढ़ने दो, थोड़ा स्टेबल हो जाने दो। अभी तो सब इतनी मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ मैं। नहीं रवि, मैं इंतजार नहीं कर सकती। एडमिशन का सेशन यही है, अगर चांस मिस हुआ तो फिर साल भर वेट करना पड़ेगा। प्लीज रवि, इस बार मेरा काम मान दो ना। ठीक है, देखूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन ये मत सोचो कि सब कुछ एक झटके में हो जाएगा। अरे हाँ, अभी कोशिश तो करो, बाकी मैं देख लूंगी। मेरा बेटा भी प्रिया के अभिषेक की तरह इंग्लिश बोलते हुए बड़ा होगा। माही की डिमांड हर बीतने वाले समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन, रवि मुझे लगता है घर में 90 इंच का टीवी तो होना ही चाहिए। 90 इंच? अरे इतनी बड़ी तो दीवार भी नहीं है हमारे घर में। तो क्या हुआ, लग जाएगा। मैं चाहती हूँ जब कोई आए तो बोले, वाह क्या रॉयल सेटअप है। अरे बहू, रखने की जगह कहाँ है? ये घर तो खुद खंडहर जैसा बना हुआ है। माँ जी, खंडहर इसीलिए लगता है क्योंकि चीजें छोटी छोटी और पुरानी है। सब कुछ नया होगा तो लुक भी बदल जाएगा। नया सामान रखने से घर नहीं बदलता, घर बदलता है जब सोच बदलती है। और तेरी सोच तो सस्ती रसोई में कांच के बर्तन जैसी है। सोच बदलने से इंस्टाग्राम रील थोड़ी ना बनेंगे माँ जी, आजकल दिखावा ही सब कुछ है। दिखावे के लिए इतना बड़ा खर्च? ये ईएमआई, किराया, बिजली सब कौन भरेगा? रवि, मुझे तो लगता है कि जब लोग ये देखेंगे कि हमारे पास 90 इंच का टीवी और डबल डोर फ्रिज है तो कितनी रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट टीवी से थोड़ी ना मिलती है, रिस्पेक्ट तो संस्कार से मिलती है। संस्कार से पेट नहीं भरता माँ जी। प्रिया के घर डबल डोर फ्रिज है, उसमें इम्पोर्टेड जूस बॉटल्स रखे रहते हैं। मैं उसके घर गई थी तो लगा मैं तो बिल्कुल पीछे रह गई हूँ। प्रिया के घर को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे? मैं तो चाहती हूँ सब अभी हो। फ्रिज पुराना हो गया है, आवाज करता है, मुझे नया चाहिए। फ्रिज बदल लो, पर इतना बड़ा क्यों? घर ही छोटा है, डबल डोर कहाँ खड़ा करोगी? किचन में जगह बन जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो गैस वाला रैक हटवा देंगे। गैस वाला रैक हटेगा तो खाना कहाँ बनेगा? एडजस्टमेंट सीखो, जिंदगी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज तो हम कर रहे हैं बहू, बस तू नहीं करना चाहती। तू समझती क्यों नहीं? ये सब दिखावे की जिंदगी है, लोग समझना ही नहीं चाहते। आजकल सोसाइटी में स्टेटस कितना मायने रखता है। स्टेटस के लिए मैं अपनी सैलरी और अपना सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। सैलरी की धौंस किसे दिखा रहे हो? हाँ, सैलरी तुम्हारी है तो क्या हुआ? मैं अपनी पसंद की चीज भी नहीं बोल सकती? बहू, पसंद अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा दिखावा डुबो देता है। माँ जी, आप हमेशा रोकती क्यों है? आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके घर में रॉयल लुक आए? रॉयल लुक लकड़ी और टाइल्स से नहीं आता, रॉयल लुक तो घर वालों के रिश्ते से आता है। बिल्कुल सही कहा माँ ने। ओह, मतलब अब आप दोनों एक हो गए। हमेशा मेरी ही बातें इग्नोर कर दी जाती है। बेटा, इग्नोर नहीं करते, तू समझना, तेरी जरूरतें और तेरा शौक दोनों अलग है। माई समझो, मैं ईएमआई दे रहा हूँ, ऊपर से अगर ये सब खरीद लिया तो मैं लूट जाऊंगा। तो क्या मैं अपनी सहेलियों से पीछे रह जाऊं? प्रिया, निधि सबके पास ब्रांडेड क्रॉकरी है। मैं जब उनकी टी पार्टी में जाती हूँ तो लगता है मैं बिल्कुल गरीब हूँ। गरीब तो इंसान सोच से बनता है। तेरे पास इतना प्यार करने वाला पति है, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। प्यार से लोग कंपेयर नहीं करते माँ जी, दिखावा ही सब कुछ है। तो क्या मैं दिखावे के लिए सब कुछ बेच दूं? बेचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा खर्च करो ना। थोड़ा खर्च? अरे बहू, तू तो घर ही गिरवी रख देगी इस दिखावे में। सच कह रही है माँ, यह दिखावे के चक्कर में मैं लूट जाऊंगा। अच्छा, तो अब मैं गोल्ड डिगर हो गई? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस कह रहा हूँ प्रायोरिटी समझो, पहले बचत फिर लग्जरी। मुझे लग्जरी चाहिए, बचत बाद में भी हो सकती है। अरे लग्जरी इंसान को अंधा बना देती है। माँ रहने दो, अब बहस बंद करो, ये नहीं समझने वाली। क्यों बंद करूं? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स है।
फीलिंग समझता हूँ, लेकिन घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा सपना? सपना वो देखो बेटा जो पूरा हो सके। आप दोनों मेरी बात कभी सीरियसली लेते ही नहीं हो। सीरियसली लेता हूँ, तभी तो मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम हर वक्त कंपेयर ही करती रहती हो। कंपेयर तो करूंगी ना। अगर प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है और निधि का हस्बैंड डॉक्टर है तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो अपने पति की मेहनत की कद्र कर बहू, यही सबसे बड़ा स्टेटस है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ माही, लेकिन मुझे वक्त दो। वक्त ही तो मांगते रहते हो तुम। क्योंकि यही तो सच्चाई है। बहू दिखावे की आग बुझा ले वरना घर राख हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं खलनायक हूँ? नहीं माही, तू मेरी पत्नी है, पर तुम्हें भी समझना पड़ेगा। ये कहकर रवि घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह चाय पर, रवि मैं चाहती हूँ क्रॉकरी सेट नहीं ले ले, इम्पोर्टेड वाला सेट ला देते। इम्पोर्टेड सेट कहाँ रखेगी? अलमारी तो पहले ही भरी पड़ी है। तो अलमारी बदल देंगे। बस अब ये अलमारी, फ्रिज, टीवी, क्रॉकरी सब की लिस्ट बन गई है। मैं तुमसे कह रहा हूँ धीरे धीरे सब हो जाएगा, मैं सब कर दूंगा, लेकिन तुम ये रोज रोज की किचकिच बंद कर दो। मुझे धीरे धीरे नहीं चाहिए और हमें घर डूबता हुआ नहीं चाहिए। अरे तुम दोनों मेरी जान ले लोगी क्या? सब शांत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद, रवि तुम्हें पता है आज मैं जब हमारे बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो वहां पायल आई थी स्कूटी पर। उसका बेटा भी वहीं पढ़ता है ना। अच्छा, तो ये कि मुझे भी स्कूटी चाहिए। मैं रोज रिक्शा से जाती हूँ, कितनी शर्म आती है पता है। सब लोग हंसते होंगे कि देखो कितनी गरीब है, रिक्शा में आती है। माही अभी ये पॉसिबल नहीं है। तुम जानती हो पिछले महीने किचन का रिनोवेशन शुरू किया, आधा काम अभी भी बाकी है। अरे किचन तो मेरे लिए था ना, अब हमारे बेटे को भी तो टाइम पर स्कूल छोड़ना होता है। मैं हर रोज ऑटो पकड़ूं, फिर लाइन में लगूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्कूटी चाहिए मतलब चाहिए। माही पीएफ से जो पैसा निकाला था वो सब तुझ पर ही लगा है। टीवी, फ्रिज, नया सोफा, क्रॉकरी, और तुम चाहती हो कि मैं हर बार तुम्हारी नई डिमांड पूरी करूं। हाँ रवि, ये डिमांड नहीं, जरूरत है। प्रिया की स्कूटी देखिए कितनी क्लासी है। वो भी पायल की कॉलोनी में रहती है, उसके भी हस्बैंड ने दिलवाया, तो तुम क्यों नहीं दिला सकते? प्रिया का हस्बैंड इंजीनियर है, मैं नहीं हूँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, हर महीने हिसाब से जीना पड़ता है। तुम हमेशा बहाना करते हो, हमेशा। कभी सैलरी, कभी पीएफ, कभी लोन। मेरी सारी सहेलियां मुझ पर हंसती है, कहती है माही तो सपनों की दुनिया छोड़कर झुग्गी में आ गई है। झुग्गी? यह घर झुग्गी है तेरे लिए? तो और क्या है, 1 BHK में सब घुसे पड़े। माँ जी रसोई के पास जमीन पर सोती है, बेटा हमारा सोफा पर सो जाता है। मैं कब तक इस तरह एडजस्ट करती रहूं? अब तो मुझे 2 BHK चाहिए, स्कूटी चाहिए, और अपने बेटे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में चाहिए, मतलब चाहिए। एक साथ 3 डिमांड। तुम चाहती क्या हो? मुझे बस नॉर्मल जिंदगी चाहिए रवि, दूसरों जैसी। नॉर्मल जिंदगी? ये नॉर्मल नहीं है क्या? छत है, खाना है, कपड़े है, इज्जत है। इज्जत तब मिलेगी जब मैं प्रिया और पायल के बीच खड़ी होकर प्राउडली बोलूंगी, मेरे पास भी स्कूटी है, मेरा भी 2 BHK है, मेरा भी बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। माही तेरी इन डिमांड ने मुझे खा लिया है। पीएफ तोड़ दिया, सेविंग्स खा गई, अब लोन लेना पड़ रहा है। तो ले लो ना, लोन सब लेते हैं। प्रिया ने भी बताया, उसका हस्बैंड लोन लेकर ही कार लाया है। प्रिया का हस्बैंड कमाता भी ज्यादा है। तो कंपेयर क्यों करती हो हर बार? क्योंकि कंपेयर किए बिना इंसान तरक्की नहीं कर सकता। ये तरक्की नहीं है, दिखावा है। दिखावे में तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। बर्बाद? शादी से पहले तुम नहीं कहा था ना, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अब कहाँ गया वो वादा? मैंने कहा था, पर वक्त भी मांगा था। अभी मेरा प्रमोशन बाकी है, सैलरी थोड़ी बढ़े तो सब कर दूंगा। तुम्हारा प्रमोशन आएगा तब आएगा, पर मेरा प्रेजेंट कौन देखेगा? मेरे बेटे का बचपन कौन देखेगा? वो प्रिया का बेटा अभिषेक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े और मेरा बेटा लोकल प्राइवेट स्कूल में। ये इनजस्टिस है। इनजस्टिस? माई तुम तो हर चीज कंपटीशन में बदल देती हो। कंपटीशन नहीं है रवि, ये मेरे रिस्पेक्ट का सवाल है। रिस्पेक्ट लोन से नहीं मिलती माही, रिस्पेक्ट मेहनत से मिलती है, सेटिस्फेक्शन से मिलती है। हाँ, सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता। अच्छा एक काम करता हूँ, कल ऑफिस में जाकर लोन की पॉसिबिलिटी पूछ लेता हूँ। बस सच? लोन मिल जाएगा ना? स्कूटी और 2 BHK दोनों ले लेंगे ना? स्कूटी देखेंगे पहले, घर की बात में। नहीं, मुझे सब चाहिए। तुम मेरी बात मानते नहीं हो। अब मैं नहीं बैठने वाली। माही तुम मेरी पूरी जिंदगी चूस लेना चाहती हो क्या? हाँ, क्योंकि तुम हस्बैंड हो मेरे और मेरा हक है तुम पर। माही थोड़ी तो समझदारी रख। दिखावे से घर नहीं चलता, घर सैक्रिफाइस और समझदारी से चलता है। माँ जी आपने तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज किया, पर मैं नहीं करने वाली कॉम्प्रोमाइज।
बस करो माही, अब और नहीं। हाँ जी, मैं रवि बोल रहा हूँ। सर, आपकी लोन एप्लीकेशन के बारे में अर्जेंट बात करनी है। लोन? रवि का चेहरा उतर जाता है। माही और सिया उसकी तरफ देखती रह जाती है। माही सुनो, बैंक ने कॉल किया था, लोन कैंसिल हो गया। क्या? लोन कैंसिल? मतलब हमारा 2 BHK? कुछ नहीं बचा, सारी सेविंग्स खत्म, पीएफ, एफडी सब निकल गया। मैंने पहले ही कहा था दिखावे में मत पड़ो, अब देख लो नतीजा। माँ जी, मैंने बस घर और बच्चे के लिए चाहा था या जिद की थी? घर को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माही की मां अंदर आती है। बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तूने इतना कर्जा करा दिया रवि पर? माँ, मैं तो बस अपने बेटे के लिए अच्छा चाहती थी। अच्छा चाहती थी या पड़ोसन और दोस्तों की बराबरी करना चाहती थी? बेटा, पालना है तो सब्र से पाल। तू जो कर रही है उसे सस्ती रसोई में कांच के बर्तन रखना कहते हैं। मैं सोच भी नहीं पाई कि सब इतना बिगड़ जाएगा। अब ना घर बड़ा हुआ ना सपना पूरा हुआ, हाथ आया तो बस कर्ज और टूटे रिश्ते। बेटा, याद रख, घर खुशियों से बसता है, चीजों से नहीं। लालच से घर टूटते हैं। तेरी माँ सही कह रही है बहू, संभल जा वरना देर हो जाएगी। शायद सच में मैंने लालच में सब खो दिया। अभी भी वक्त है, जितना है उसी में रहना सीख, वरना ना घर की रह पाएगी ना घाट की। माँ, तुम सही कह रही हो। मैंने दिखावे में आकर अपना और रवि का सुकून छीन लिया, लेकिन अब नहीं। अब मैं समझ चुकी हूँ, जीवन जीने के लिए लग्जरी नहीं, प्यार और अपनापन जरूरी है। रवि, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और आप भी माँ जी। सभी खुश हो जाते हैं और शादी के बाद ये पहली शाम होती है जब घर में शांति और सुकून होता है। हाय रे, गर्लफ्रेंड है, अभी शादी हुई नहीं तो ऐसे कपड़े, हो जाएगी तो फिर क्या पहनेगी? नीलेश ना जाने किससे शादी करने चला है। मैं तो उस वक्त बोली नहीं, लेकिन मन कर रहा था बोल दूं। दादी, क्या है हर वक्त तुलना करती रहती हो? तुम हो 10वीं, वो है एमए। अरे, एमए की पढ़ाई आज के हमारे जमाने की 10वीं के बराबर ही है। वैसे तुलना ना करूं तो क्या करूं? हमारे जमाने में लड़की घर से बाहर भी निकलती थी तो पूरी बांह की कमीज पहनती थी। आजकल देखो, बिना बांह के कपड़े, घुटने तक की फ्राक। हाय राम, कोई इन्हें कपड़े पहनाओ। नीलेश क्या कहता, वो वहां से चला जाता है। फिर, माँ जी, अब खाना खा लो, नहीं तो दवा खाने में देर हो जाएगी। ये क्या बनाया है आज फिर? पिज्जा, बर्गर। हमारे टाइम में रोटी दाल सब्जी खाते थे। हम तो 50 साल तक रोज यही खाए, देखो कितनी तंदुरुस्त हूँ। आजकल के बच्चे खाना खाते नहीं, सिर्फ मैगी चाउमीन खाएंगे। माँ जी, ये तो पराठा है गोभी वाला। दादी ने चश्मा करीब लाकर कहा। हाँ, ठीक है ठीक है, पर देखो मक्खन कितना लगा दिया है। हमारे जमाने में तो साल में एक बार घी नसीब होता था, और आजकल तो हर चीज में मक्खन तेल, फिर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। माँ जी, ठीक है, कल से आपके लिए सूखी रोटी बना दूंगी, मक्खन और घी बंद, बस। अरे, ये थोड़ी ना बोला कल से मक्खन ज्यादा डालना। मैं तो हमारे जमाने की बात कर रही थी। शाम को नीलेश फोन पर बात कर रहा था। हाँ यार, 100 रुपए में तो एक कप कॉफी भी नहीं आती। ऐसे करते हैं, सीसीडी चलते हैं, 1000 रुपए तक कुछ खा पी कर आ जाएंगे, क्यों? अब दादी ने ये सुन लिया। 1000 रुपए में काफी? हाय राम, ये कैसा जमाना आ गया। हमारे टाइम में तो 5 रुपए में पूरा खाना आ जाता था, 10 रुपए में महीने भर का राशन। आजकल तो एक समोसे के 50 रुपए लेते हैं, पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। नीलेश ने फोन काट कर कहा। दादी, 50 साल पहले की बात कर रही हो, तब 5 रुपए की वैल्यू कुछ और थी। सैलरी कितनी हुआ करती थी, बताना जरा। तुम ये बताओ, अब कमाने वाले कितने हैं, खाने वाले कितने? फिर भी कुछ न कुछ खत्म और कम ही रहता है ना, बताओ जरा। नीलेश दादी की बात सुनकर वहां से निकल जाना ही बेहतर समझता है। अगले दिन सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। देखो, इतनी बिजली जल रही है, एसी टीवी फ्रिज लाइट सब चालू है, बिजली का बिल तो हजारों आएगा। हमारे समय में तो एक बल्ब जलाते थे, वो भी जरूरत पड़ने पर। अब तो दिन में भी लाइट जलती रहती है। माँ जी, आप भी ना, अब जमाना बदल गया है।
हाँ भाई, बदल गया है। पहले कपड़ों की कद्र थी, पैसों की कद्र थी, खाने की कद्र थी। एक कपड़ा 10 साल चलता था, अब तो हर महीने नया कलेक्शन। आए, कोई से कपड़े पहनाओ, कोई से पैसों की वैल्यू समझाओ, कोई से सादा खाना खिलाओ। नीलेश ने हंसते हुए कहा, दादी, तुम्हारे जमाने में सब अच्छा था तो हम भी वहीं चलते हैं ना। अरे बेटा, मेरा टाइम अच्छा था ये नहीं कह रही हूँ, बस कभी कभी लगता है कुछ चीजें अपने साथ लेकर चलनी चाहिए। आजकल सब कुछ इतना बदल गया है, कभी कभी समझ में ही नहीं आता। सबने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। दादी की बातों में अपना ही अलग मजा था। दूसरे दिन दादी सब्जी लेने बाजार गई। टमाटर के भाव सुनकर वो चौंक गई। क्या 80 रुपए किलो टमाटर? हाय राम, ये तो लूट है। हमारे जमाने में तो 2 रुपए किलो मिलता था। सब्जी वाली ने हंसते हुए कहा, दादी जी, आपके जमाने में तो शायद आलू भी मुफ्त मिलता होगा, अब तो 50 रुपए किलो है। अरे 50 रुपए किलो आलू? हमारे टाइम में तो 1 रुपए में 5 किलो आता था। सब्जी वाले ने आसपास की औरतों को देखकर कहा, अरे सुनो सुनो, दादी जी 1 रुपए में 5 किलो आलू खरीदती थी, फिर तो हीरे के भाव बिकते होंगे। सब हंसने लगे। दादी का चेहरा लाल हो गया। हाँ, हंसो हंसो, पर हमारे टाइम में 10 रुपए में पूरे महीने की सब्जी आ जाती थी। आजकल तो 1 दिन की भी नहीं आती। तो दादी जी, आप अपने जमाने में ही रहो ना, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी सब्जी नहीं चाहिए। और दादी वापस घर चल दी। आज से तुम ही बाजार जाओगी, मेरा तो इस महंगाई में जीना मुश्किल हो गया है। कुछ समय बाद नीलेश की शादी प्रिया से तय होती है। और जब शादी हो रही थी, शादी की रात मंडप में रंग बिरंगी लाइटें, डीजे की तेज आवाज और डांस फ्लोर भी सजा हुआ था। हे राम, ये शादी है या डिस्को? हमारे जमाने में तो शादी में शहनाई बजती थी, पंडित जी मंत्र पढ़ते थे। अब देखो फिल्मी गाने बज रहे हैं। तभी दादी देखती है कि सामने से प्रिया आ रही थी, जिसे देखकर दादी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या पहना है, इतना छोटा ब्लाउज? हमारे टाइम में तो दुल्हन पूरे कपड़ों में ढकी रहती थी। और घूंघट कहाँ है? बिना घूंघट के दुल्हन? हाय हाय हाय, ये नाचती नाचती क्यों आ रही है? माँ जी, अब नया जमाना है, आजकल शादी ऐसे ही होती है। अरे नया जमाना तो देख ही रही हूँ, लड़के लड़कियां मिलकर डांस कर रहे हैं। हमारे टाइम में तो औरतें और मर्द अलग अलग बैठते थे। ये क्या तमाशा लगा रखा है? खैर, मुझे नींद आ रही है, मैं चली सोने। फिर खाने का काउंटर देखी तो बोली, अरे ये क्या, पिज्जा, पास्ता, चाइनीज? शादी में तो पूरी सब्जी खीर होनी चाहिए। हमारे जमाने में तो पत्तल पर खाना परोसते थे, अब तो प्लेट भी खुद लो, खुद ही खाना परोसो। अभी वहाँ पोता नीलेश आता है। दादी, डेस्टिनेशन वेडिंग का ऑफर था, वो कैंसिल करवा दिया, वरना तुम विदेश में फंस जाती। मैं जाती नहीं तो फंसती क्या? शादी नहीं, फैशन शो लगा रखा है तुम लोगों ने। शादी के अगले दिन सुबह 6 बजे प्रिया अभी सो रही थी कि दादी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे बहू, अभी तक सो रही हो क्या? हमारे जमाने में तो नई बहू सबसे पहले उठती थी। चलो चलो जल्दी उठो, पूरे घर की साफ सफाई करनी है। प्रिया घबरा कर उठी। दादी जी, अभी तो सिर्फ 6 बजे। हाँ तो मैं तो 4 बजे उठती थी। चलो अब सुनो घर के नियम। पहली बात, रोज सुबह सबसे पहले तुम उठोगी, सबके लिए चाय बनाओगी, फिर पूजा करोगी और फिर नाश्ता। प्रिया चुपचाप सुन रही थी। दूसरी बात, घर से बाहर जाना हो तो मुझसे या नीलेश से पूछकर, अकेले कहीं नहीं जाना। तीसरी बात, कपड़े ढंग के पहना, ये छोटी बाह वाली साड़ी नहीं चलेगी, पूरी बाह और पल्लू सिर पर रखना। प्रिया की आंखें बड़ी हो गई, पर वो कुछ नहीं बोली।
चौथी बात, रसोई में मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं बनाना। पांचवी बात, शाम को 6 बजे तक घर वापस आ जाना। देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। छठी बात, मोबाइल पर ज्यादा समय नहीं बिताने का। काम है तो करो वरना रख दो। पर दादी जी मैं ऑफिस। हाँ, ऑफिस की बात अलग है, पर घर में तो मेरे नियम चलेंगे। देखो बहू, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। लड़की है, लड़की जैसा रहना सीखो। आजकल की लड़कियां बहुत आजाद हो गई है, पर ये मेरे घर में नहीं चलेगा। प्रिया के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो मॉडर्न लड़की थी, हमेशा अपनी मर्जी से जीती थी, पर अभी पहला ही दिन था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई। समझ में आया? चलो जाओ, नहा धो कर आओ। आधे घंटे में नीचे आ जाना। और हाँ, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना भूलना मत। प्रिया ने शुरू में सब मानने की कोशिश की, सुबह जल्दी उठना, सबके लिए चाय बनाना, पूजा करना, पर दादी के नियम तो रोज बढ़ते ही जा रहे थे। प्रिया, ये क्या पहन रखा है? मैंने कहा था ना, कुर्ती में ये पैंट वेंट नहीं, सलवार पहनो। पर दादी जी ऑफिस में। अरे ऑफिस में भी वही पहनो जो मैं कहूँ। और हाँ, आज तुमने मेरे पैर नहीं छुए। हमारे जमाने में नई बहू रोज बड़ों के पैर छूती थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और चुपचाप सुन लिया। अगले दिन शाम को प्रिया ऑफिस से 7 बजे आई। ये क्या समय है आने का? मैंने कहा था ना 6 बजे तक। कहाँ थी इतनी देर? दादी जी मीटिंग थी। मीटिंग बीटिंग कुछ नहीं, समय पर घर आओ। और हाँ, कल से तुम रसोई संभालोगी। मेरी बहू बूढ़ी हो गई है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रिया की सहन शक्ति खत्म होने लगी थी। उसने सास से बात करने की सोची। रात को प्रिया अपनी सास के पास गई। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोलो। माँ जी, ये दादी के नियम, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, फिर घर का सारा काम, और दादी जी रोज कुछ ना कुछ नया नियम बना देती है। बेटा, तुम्हें क्या लगता है मुझसे हो पाया होगा? मैं इतने साल से ये सब झेल रही हूँ। सुबह 4 बजे उठना, पूरा दिन काम, पैर छूना, हर बात में इजाजत लेना, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। माँ जी, पर आप तो। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, उम्र भर उनकी सुनती आई हूँ, अब तो आदत सी हो गई है। तुम भी धीरे धीरे आदत डाल लोगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, मैंने अपनी मेहनत से नौकरी पाई है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। सास ने दुखी होकर कहा। तो फिर तो तुम्हें खुद ही दादी से बात करनी होगी, मैं तो हार चुकी हूँ। दादी ने फिर शुरू किया। प्रिया, आज मंदिर चलना है। शाम को पड़ोस की शर्मा जी के घर, वहाँ सारी बहुएं आ रही है, तुम्हें भी जाना होगा। दादी जी, आज मुझे ऑफिस में काम है। काम वाम छोड़ो, घर और रिश्तेदार पहले आते हैं। दादी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब बोलो। दादी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, पर आपके सारे नियम मुझसे नहीं माने जाएंगे। मैं अपनी मेहनत से पढ़ी हूँ, नौकरी करती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ सकती हूँ, पर 4 बजे नहीं। मैं घर का सारा काम करूंगी, पर सारा दिन रसोई में नहीं रह सकती। मैं पल्लू सिर पर रखूंगी, पर रोज पैर नहीं छू सकती। और हाँ, मैं अपने कपड़े खुद चुनूंगी। दादी का मुंह खुला रह गया। ये क्या बदतमीजी है? हमारे जमाने में। प्रिया ने बीच में ही कहा। दादी जी, वो आपका जमाना था और ये मेरा जमाना है। पूरा घर चुप हो गया। सास चुपचाप खड़ी थी। नीलेश दरवाजे पर था। दादी को पहली बार किसी ने इतने साफ शब्दों में जवाब दिया था। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। क्या कहा तुमने? मेरे सामने ये जुबान? हमारे जमाने में बहू मुंह भी नहीं खोलती थी बड़ों के सामने, और तुम मुझे जवाब दे रही हो। प्रिया शांत खड़ी रही। दादी जी, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ। बस बहुत हो गया। नीलेश, सुन रहे हो? अपनी इस बीवी को लेकर निकल जाओ मेरे घर से, आज ही अभी। नीलेश घबरा कर आ गया। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये घर मेरा है, मेरे नाम का है। जो मेरे नियम नहीं मानेगा वो इस घर में नहीं रह सकता। निकल जाओ दोनों यहाँ से। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नीलेश की तरफ देखा। नीलेश हक्का बक्का खड़ा था। सास आगे आई। माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, बच्ची है, अभी समझ जाएगी। नहीं,
मैंने अपना फैसला कर लिया है, या तो मेरे नियम मानेगी या फिर घर छोड़ देगी, कोई बीच का रास्ता नहीं। दादी ये गलत है, प्रिया ने कुछ गलत तो नहीं कहा, वो सिर्फ। तुम भी उसके साथ हो, ठीक है, फिर तुम भी निकल जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पोते जो अपनी बीवी के हाथ। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। दादी अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। प्रिया रो रही थी, नीलेश उसे चुप करा रहा था। तभी सास उन्हें अपने कमरे में ले गई। बेटा रो मत, बैठो, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। माँ जी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, मैं सिर्फ। नहीं बेटा, तुमने गलत नहीं कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर तुम्हें एक बात समझनी होगी। ये घर दादी के नाम पर है, पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर है। तो क्या हुआ माँ, ये हमारा भी तो घर है। नहीं बेटा, कागजों में तो नहीं। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तब भी दादी जी ऐसी ही थी। मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी थी, नौकरी करना चाहती थी, पर दादी जी ने मना कर दिया। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे और तुम्हारे पापा को घर से निकाल दिया था। क्या, सच में? हाँ बेटा, हम 3 महीने किराए के मकान में रहे, कोई सहारा नहीं था। तुम्हारे पापा की छोटी सी नौकरी थी, मैं प्रेग्नेंट भी थी। फिर मैंने हार मान ली। मैं दादाजी के पैरों में गिर गई, माफी मांगी, कि वादा किया कि उनके सारे नियम मानूंगी। माँ ये बात हमने कभी नहीं बताई। क्या बताती बेटा, शर्म आती है, पर सच यही है। तब से लेकर आज तक मैं उनके नियमों में जी रही हूँ। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ जी ये तो गुलामी है बेटा, जानती हूँ, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। दादी जी का स्वभाव ऐसा ही है, या तो उनकी बात मानो या फिर घर छोड़ दो, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। तो क्या हम भी? नीलेश और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के सामने मुश्किल फैसला था, या तो अपनी आजादी छोड़ दो या फिर घर और संपत्ति। प्रिया ने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी। तो क्या हम घर छोड़ दें? नहीं, मैं दादी जी को सीधा करके रहूंगी। माँ जी आपने हार मान ली थी, पर मैं नहीं मानूंगी। अगले दिन सुबह प्रिया ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा दिन घर में रही। दादी जब सुबह उठी तो देखा प्रिया पहले से ही जाग रही है। प्रिया ने उनके लिए चाय बनाई, पैर छुए, पूरे वहां की साड़ी पहनी और सिर पर पल्लू रखा। अरे तुम तो। दादी जी आपने जो कहा मैं वो सब करूंगी, आप बिल्कुल सही हैं। आपका जमाना बेहतर था। पूरा दिन प्रिया दादी की हर बात मानती रही, खाना बनाया, घर साफ किया, पूजा की। दादी तो खुश हो गई। शाम को प्रिया ने कहा, दादी जी मैं कल से आपके हिसाब से ही रहूंगी, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं 1 हफ्ते तक आपके जमाने जैसा जीऊंगी पूरी तरह, और आप भी 1 हफ्ते मेरे जमाने जैसा जिएंगी पूरी तरह। फिर हम देखेंगे कौन सा जमाना बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगली सुबह से मैं आपके सारे नियम मानूंगी। 4 बजे उठूंगी, हाथ से कपड़े धोऊंगी, चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, मोबाइल नहीं छूंगी, बाहर भी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल आपके जमाने जैसा। अरे ये तो सही है। हाँ, पर आप भी मेरे साथ वही करेंगी। 9 बजे तक सोएंगी, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएंगी, माइक्रोवेव में खाना गर्म करेंगी, मोबाइल चलाएंगी, बाहर घूमने जाएंगी। 7 दिन। अगर आप हार गई तो आप हमें हमारे तरीके से जीने देंगी। और अगर तुम हार गई तो मैं जिंदगी भर आपके नियम मानूंगी, बिना किसी शिकायत के। नीलेश और सास हैरान थे। दादी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, ठीक है मुझे तो पता ही है तुम 2 दिन में हार जाओगी। पहला दिन प्रिया सुबह 4 बजे उठी। आँख तो खुली नहीं रही थी। किसी तरह चूल्हे पर खाना बनाया तो हाथ जल गए, कपड़े हाथ से धोए तो कमर दुखने लगी। शाम तक तो वो पस्त हो गई। दूसरी तरफ दादी 9 बजे उठी तो चिड़चिड़ी हो गई। मोबाइल चलाया तो कुछ समझ में नहीं आया। माइक्रोवेव में दूध गर्म करते हुए जल गया। शाम को मॉल गई तो भीड़ और शोर से घबरा गई। तीसरा दिन प्रिया की हालत खराब हो गई थी। लगातार काम से उसकी कमर और हाथ दुख रहे थे। दादी भी परेशान थी, उन्हें अपना रूटीन याद आ रहा था। 5वां दिन दोनों और थक चुकी थी, पर कोई हारना नहीं चाहता था। 7वां दिन शाम को दोनों एक साथ बैठी। दादी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा मैं तो हार गई, ये सब मेरे बस का नहीं। इतनी रफ्तार, इतना शोर, इतनी भागदौड़ मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रिया भी रो पड़ी। मैं भी हार गई दादी जी, आपके जमाने का जीना इतना मुश्किल है। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हे पर खाना, हाथ से कपड़े धोना,
मैं थक गई हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। दादी ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैंने गलती की, मैं तुम पर अपना जमाना थोपना चाह रही थी, पर अब समझ में आया हर जमाने की अपनी मुश्किलें होती है, तुम्हारा जमाना भी आसान नहीं है। और दादी मैं भी समझ गई आपका जमाना कितना मुश्किल था। आपने इतना सब किया, इतनी मेहनत की, मैं आपका सम्मान करती हूँ। दादी की आंख में आंसू आ गए। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गुलाम बनाना चाह रही थी जैसे मैं बनी थी वैसे, पर ये गलत है, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक है। प्रिया ने दादी को गले लगा लिया। सुनो, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, सबका है। मैं कल ही वकील को बुलाती हूँ, इस घर में सबका हक है। मैंने गलत किया जो घर के डर से सबको दबाए रखा। फिर दादी अपनी बहू के पास गई। और तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे भी अपनी मर्जी से जीने दिया होता। घर में सब बदल गया था। प्रिया अपने हिसाब से रहती, ऑफिस जाती, दादी कभी कभी उसे पुराने दिनों की कहानियां सुनाती और प्रिया दादी को मोबाइल चलाना सिखाती। एक दिन दादी ने कहा, देखो मैंने ये व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, तुमने सिखाया था ना। प्रिया हंसी। वाह दादी जी, अब तो आप भी मॉडर्न हो गई। अरे नहीं बेटा, मैं तो अब भी अपने जमाने की हूँ, पर तुम्हारे जमाने को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम? मैं भी दादी जी, अब मुझे भी आपके जमाने की अच्छी बातें समझ में आने लगी है। कभी कभी चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ना तो बहुत स्वाद आता है। दादी ने प्रिया का माथा चुमा। यही तो चाहिए बेटा, ना तुम पूरी तरह पुराने बनो, ना मैं पूरी तरह नहीं। दोनों एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को समझे। नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी अब तो लगता है घर में शांति आ गई। हाँ बेटा, अब समझ में आया, जमाना चाहे कोई भी हो, प्यार और समझदारी से ही घर चलता है। नहीं नहीं, आप बुरा मान गए। अब अगर ससुराल वाले लड़की के घर वालों के सामने किसी चीज का प्रस्ताव रखेंगे तो वो तो मानेंगे ना। और मैं तो आपके रिश्तेदारों के लिए कह रही हूँ। दादी जी आई हैं, चाचा जी आए हैं, कितने सारे लोग हमारे गांव से आए। उन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी ट्रैवल करने में। गांव के लोगों को इन चीजों से तकलीफ नहीं होती भाभी, अब तो फिर भी गाड़ी में है। गांव से आए हुए मेहमान 11 नंबर की बस से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस बुक हो गई थी। चलो अच्छा है। वही मैं सोचूं, नकुल जी के हाथ में कोई काम दिया गया हो और वो उसे सही से ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं भाभी, अब समझी नहीं, जरा खिड़की के बाहर देखिए। निवेदिता खिड़की से बाहर झांकती है और धोती कुर्ते में एक मध्य उम्र के आदमी को भागता हुआ दिखती है। हे भगवान, लगता है इनकी ट्रेन छूट गई है, या कहीं किसी चोर ने पॉकेट तो नहीं मार लिया। अरे नकुल बिटवा, अभी तक यही हो, क्या फायदा फिर गाड़ी का। हमें देखो तुम्हारे साथ ही निकले थे, तुम्हारी गाड़ी ट्रैफिक में रह गई, हम पैदल पैदल यहाँ तक आ गए। भाभी, ये हमारे गांव वाले चाचा जी है, सर ढकी अपना। गाड़ी आगे बढ़ती है और सीधा रुकती है नकुल निवास के बाहर। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी और मेहमान यहाँ वहाँ डोल रहे थे। 10 मिनट में बस निकल जाएगी भाभी। आपके भैया कहाँ है? दीदी कहीं दिख नहीं रहा है। वो तो बस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं भाभी, सब तैयार है, मैं आपको ही बुलाने आई थी। जल्दी से साड़ी बदलिए और चलिए। हमारे यहाँ नई बहू की मुंह दिखाए हमारे पुश्तैनी घर में ही होती है, बड़ा मजा आएगा। चलिए चलिए। अपने ससुराल के सटपटे और नए से नियम का निवेदिता विरोध तो नहीं कर सकती थी। साड़ी पहनकर वो भी बस में सवार हो जाती है और मुंबई से सभी सीधा पहुंच जाते हैं लोकगंज गांव। ऐसे क्या देख रही है बहू, पहचाना नहीं क्या मुझे? तेरी जो सास की सास थी ना, वो मेरी सास की बड़ी अच्छी सहेली थी। दोनों की शादी एक वक्त पर हुई थी, बहनों की तरह रहती थी दोनों। फिर तेरी सास और मैं जिठानी देवरानी की तरह रहने लगी, तो उस हिसाब से मैं तेरी चच्ची सास हुई। बाप रे बाप, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। सूरज तो लग रहा है सीधा सर पर ही आग उगल रहा है। घर पर तो कभी बालकनी में भी 2 मिनट नहीं बैठी थी मैं। वैसे ये नियम जिसने भी बनाया है ठीक ही तो बनाया है। देखा जाए तो इससे शरीर को सूरज की गर्माहट मिल जाएगी। एक काम करती हूँ, रात का खाना भी अभी निपटा देती हूँ ताकि रात को ठंड में छत पर आकर ठिठुरना ना पड़े। निवेदिता की आवाज सुनकर छत की दीवार की उस तरफ से जूली कहती है, अगर ऐसा ही होता तो क्या हम रात का खाना भी नहीं बना सकते थे? एक बात कहूंगी निवेदिता, कुछ गर्मा गर्म कपड़े और कंबल अपने साथ रख लेना।
निवेदिता हैरान थी, उसकी पड़ोसन है ऐसा क्यों कह रही है, पर वो उनकी बात पर ध्यान ना देते हुए खाने का काम निपटाकर नीचे आ जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात। पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। ये हुई सुहाग रात। एक और सास सो रही है, दूसरी और ननद, कुछ दूरी पर पति और फिर ससुर जी, फिर ताया ससुर, ताई सास। उफ, नई बहू के साथ सास ससुर कैसे यहाँ सोते हैं? ऐसे तो इन्हें चेहरा ढककर मुझे ऊपर लाना था और ऐसे सभी के सामने छत पर सुला रहे। निवेदिता अपने दोनों तरफ देखती है। हाय राम, सुबह से एक दिन का भी नहीं उठाया किसी ने और बिस्तर पर गिरते ही सो गए। इतनी ठंडी हवा में इन्हें नींद कैसे आ रही है, भगवान जाने। चारों तरफ से आ रही खर्राटों की आवाज निवेदिता को ये इशारा कर रही थी कि तुम्हें भी इसी माहौल में सोना होगा। ठंडी हवा के बीच करवटें बदलते हुए किसी तरह निवेदिता अपनी रात गुजार देती है। अगली सुबह गले की बैंड बजा दी इस नियम ने। अरे क्या जरूरत थी छत पर सुलाने की मुझे? मेरे सर पे इतना मोटा गद्दा था, उसके बाद भी पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। बाप रे बाप। चीखती हुई, कराहती हुई निवेदिता अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी कि हॉल में सीता आवाज देते हुए कहती है, क्या हो गया बहू, तो छींक पर छींक क्यों मारी है? लगता है गांव की शुद्ध हवा भाभी को सूट नहीं कर रही है। क्यों भाभी? यही मौका है मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। मुझे ना छत पर सोने की आदत नहीं है मम्मी जी। पूरी रात ठंड से कांपती रही मैं, इस कारण मुझे सर्दी जुकाम हो गया। मेरे बदन में भी ना बहुत दर्द हो रहा है। खैर मैं तो फिर भी जवान हूँ, कर लूंगी बर्दाश्त। आप सबकी तबीयत कैसी है मम्मी जी? अरे मुझे क्या होगा बहू, हम पिज्जा पिज्जा खाकर बड़े नहीं हुए हैं। ये प्राकृतिक हवा, अच्छा खान पान शरीर में गया है हमारे, और बाकी तो सहने की क्षमता होती है। अपनी ननद को देख ले, ये तो तुझसे भी छोटी है। हमारे साथ ये भी तो छत पर सोई थी ना, क्या हुआ इसे? जहां तक बात रही तेरी तबीयत की, तो टेंशन की बात नहीं है। चल मेरे साथ, हल्दी का दूध पिला देती हूँ तुझे, देखना फिर कैसे तेरी सर्दी गायब होती है। दिन गुजर जाता है। रात को फिर से छत पर बिस्तर लगने शुरू हो जाते हैं। आज निवेदिता बर्तन धोने का बहाना देकर छत पर जाने में देरी कर देती है। तुम ये चादर से ही सलवटें हटाती रहोगी क्या आज? चलो देरी हो रही है, सोना नहीं है क्या? सब ऊपर जा चुके हैं। वही तो, सब ऊपर जा चुके हैं और नीचे हम दोनों अकेले हैं। शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं मिला। पूरा दिन तो सभी आसपास रहते हैं और ऊपर तो पूरा परिवार क्या मोहल्ला रहता है, तो थोड़ा समय हम दोनों को साथ में भी बिताना चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हें मेरे बाजू में सोना है ताकि मुझसे बात कर सको। कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, हमारे घर में सब फ्रैंक है। ये कहकर नकुल निवेदिता का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाता है। बिस्तर पर जाते ही मुंह ढककर नकुल तो सो जाता है और मच्छर परेशान करना शुरू कर देते हैं निवेदिता को। हे भगवान, क्या जुल्म है ये। मैंने सोचा था इसी बहाने नकुल को नीचे रोक लूंगी और आराम से कमरे में सो जाऊंगी, पर देखो मेरी किस्मत, नीचे रुके नहीं और ऊपर आते ही सो गए। घड़ी का काटा आगे बढ़ रहा था। 12 से 1, 1 से 2। नींद भी नहीं टूटती क्या इन लोगों की? मच्छर तो आज लग रहा है मुझे उठाकर झूले के घर ले जाएंगे। निवेदिता नीचे जाती है और मार्टिन लेकर लौटती है। कैसी हो निवेदिता, सोई नहीं? खांसी से बुरा हाल है मेरा। आज अगर मैं ऊपर सो गई ना तो रामपुर पहुंच जाऊंगी। तुम लोगों की तबीयत बिगड़ती नहीं है क्या? इतनी बिगड़ती है कि पूछो मत, पर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी छत पर सुलाते हैं हमें। जूली और निवेदिता की खुशबुश सुनकर प्राची अपनी छत से कहती है, मुझे भी ठंड में ना नींद नहीं आती। तुम कोई दिमाग लगाओ ना निवेदिता, इस ठंड में छत पर सो सोकर मेरे दिमाग की नस सुन हो गई है। कुछ तो उपाय होगा, किसी को तो समझाओ, हो सकता है वो तुम्हारी बात सुने। निवेदिता इस बारे में अपनी ताई सास से बात करने की कोशिश करती है, पर नियम तो नियम थे, और जो लोग एक बार नियम को प्रथा मानकर मानना शुरू कर देते हैं वो उसके पीछे का कारण मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। पूरे 90 साल पूरे किए थी मेरी सास ने, फिर हिमालय की ओर चली गई। कभी कुछ नहीं हुआ उन्हें। छत पर सोना इस गांव की रिवायत है बहू। अब पूरा गांव ही छत पर सो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और सभी स्वस्थ हैं। जो इसी गांव में पैदा हुए हैं उन्हें इस एनवायरनमेंट की आदत है, और कोई साइंस नहीं है इसमें ताई जी। और बात सिर्फ मेरी नहीं, नकुल का काम भी तो छूट रहा है ना यहाँ। हाँ, तो कौन से तुझे जीवन भर याद रहना है? 3 महीने की बात है, बाकी लैपटॉप में काम करते ही है वो। जो दिमाग लगाया जा सकता था निवेदिता वो सारा दिमाग लगा रही थी। सभी के सोने के बाद नीचे आना, कभी अपने सास ससुर को डरा देना, तो कभी घर में चोर घुसने का बहाना करना, पर सभी के सभी प्लान लगातार फेल हो रहे थे। और फिर निवेदिता अल्बेस्टर डालने वालों को अपने घर बुला लेती है।
ये क्या हो रहा है निविदा? हमें तो लगा था तुम हमें बचाओगी, पर तुम तो इस छत को और सुंदर बनाने में लगी हो। सुंदर भी और गर्म भी। इस गांव का नियम क्या है? छत पर सोना है ना, तो मैं छत पर ही सोऊंगी, पर छत रहेगा फुल्ली कवर्ड। अल्बेस्टर के अलावा भी छत के ऊपर चारों तरफ भूसे की दीवार बनवा दूंगी। भूसे में बड़ी गर्माहट होती है। छत से आ रही खिटपिट की आवाज सुनकर सभी भागते हुए छत पर आते हैं। अपने छत से देखा मैंने कि तेरे छत पर ये ठोका पीटी का काम चल रहा है। क्या बात हो गई सीता, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है चाची जी, बस 2 दिन की बात है। उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं खुद दूंगी, और आपको भी मम्मी जी। 2 दिन बाद छत पूरी तरह से कवर हो चुका था। अरे वाह मम्मी, यहाँ तो काफी गर्माहट है। हाँ है तो, हवा के कारण मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा था। अभी अंदर सब गर्म है तो घुटनों के दर्द में भी जरा राहत होगी। और मैंने तो सुना है मम्मी कि अभी 1-2 दिन में बारिश भी होने वाली है। अच्छा है हम बच गए। निवेदिता का लगाया आइडिया काम कर जाता है और पूरा गांव अपनी छत पर शेड लगवाकर उसे कमरे जैसा बनवा लेता है।